الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह। We'll start with RMU, Rawalpindi Medical University. नहीं ठीक है, ठीक है जी जी सर, ये रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड एलाइड इंस्टीट्यूशंस, इनका सर जो फर्स्ट ऑडिट पैरा है ये पेज नंबर 1 है ऑफ द वर्किंग पेपर एंड पैरा रिलेट्स टू नॉन लेस रिकवरी ऑफ लीज अमाउंट 8,40,000। डीजी साहब ने कोई बाइफिकेशन की है इसकी कि कितने पैराज आपने प्री पीसी में सेटल किए हैं, कोई रिकवरी, ताकि हम उसको नहीं ज़रा कंसाइज कर लें? सर, इसमें सिर्फ 1 या 2 हैं जो कि रिकमेंडेड फॉर सेटलमेंट हैं, सिर्फ 1 या 2 हैं आई थिंक सर पूरे फोल्डर में। जी सर। ठीक, चलें। वो पहले हो गए थे, जो आज वाले के अंदर मैं बात करूँ। जी जी, आज तो 1 बाय 1 कर जी लें। सर। चलें स्टार्ट कर लें। सर, फर्स्ट पैरा पेज नंबर 1 ऑफ द वर्किंग पेपर 19.4.5.41 सर, और ये पैरा रिलेट करता है लेस रिकवरी ऑफ लीज अमाउंट 8,40,000 पे। इस पे सर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट का ये कहना है कि उन्होंने वेव ऑफ कर दिया है रिमेनिंग ड्यूज ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर ड्यू टू द कोविड-19 आउटब्रेक, और वाइस चांसलर साहब ने इसको वेव ऑफ किया है सर। इस पे सर हमारा ये कहना है कि ये पावर जो है सिंडिकेट के पास है, अगर ये उनसे अप्रूवल ले लें उसकी वेवर की तो फिर इसको कंसिडर किया जाए। मेरी भी यही अंडरस्टैंडिंग है कि सिंडिकेट ही से ही अप्रूव कराया होगा। सर आप ऑडिट के मिनट्स देखें ना सर, यहाँ पे वो लिख रहा है सर आगे जो है इसमें, इन व्यू ऑफ द कोविड-19 आउटब्रेक रिकॉर्ड रिलेटेड टू द अप्रूवल फ्रॉम सिंडिकेट वाज सीन एंड वेरीफाइड। यस, तो सर ये वेरीफाई करवा दिया हुआ है सर। ये सिंडिकेट का हमने सर थॉरली इस फाइल को चेक किया क्योंकि हम भी इस पे कंसर्न थे। ये सर हमारी तरफ से एक टाइपो एरर है, इनके अपने सर रिप्लाई में भी कहीं सिंडिकेट का जिक्र नहीं है और ना हमारी फाइल में उसकी अप्रूवल मौजूद है सर। वीसी साहब की अप्रूवल मौजूद है, इसलिए सर हम कह रहे हैं कि सिंडिकेट से अगर आप करवा दें तो आप हमें वेरीफाई करवा के दे देंगे सर। आपके वेरीफाई करवा लें, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन इसको सेटल कर दीजिएगा। सर क्या होगा कि डी-वेरीफाई करवा लें। मेरी गुजारिश है सर कि सिंडिकेट से अप्रूव हुआ है, तो वाइस चांसलर साहब तशरीफ रखते हैं, वो हम ऑडिट से वो जो मिनट्स हैं वो शेयर कर देते हैं। वो री-वेरीफाई वेरीफाई करके इसको सेटल कर दें। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट पैरा पेज नंबर 3 ऑफ द वर्किंग पेपर। ये सर पैरा रिलेट करता है इरेगुलर अपॉइंटमेंट्स ऑफ एड हॉक एम्प्लॉइज विदाउट एडवर्टीजमेंट। इसमें सर डिपार्टमेंट ने एक्सटेंशन दी है इन एम्प्लॉइज़ को with a gap of 1 to 2 days upon approval of specialized health and
डिपार्टमेंट सर, ऑडिट का सर ये कहना है कि ये जो एक्सटेंशंस हैं जो 1 और 2 डे के गैप के बाद की जाती हैं, दे एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूट फ्रेश अपॉइंटमेंट। इसको एक्सटेंशन में नहीं, अगर एक्सटेंशन हो तो वो इन कॉन्टीन्यूटी होती है। ये जब आप 1 या 2 डेज के गैप देते हैं तो वो फ्रेश अपॉइंटमेंट की कैटेगरी में आती है, और ड्यू टू फ्रेश अपॉइंटमेंट इनकी न्यू एडवर्टीजमेंट एज पर एप्लीकेबल प्रोसीजर्स उसके मुताबिक होनी चाहिए। तो ये प्रोसीजर, और वैसे भी सर एडहॉक अपॉइंटमेंट के रूल के मुताबिक इनको एक्सटेंशन दी भी नहीं जा सकती। पहला इशू आपका है कि एक तो एक्सटेंशन जो है वो इरेगुलर है, दूसरा आप कह रहे हैं कि एडहॉक का एक्सटेंशन होती ही नहीं है। ये दो इश्यूज हैं। जी सर, इसी वजह से ये फिर गैप देते हैं और फिर दोबारा से 1 और 2 डेज के गैप के बाद फिर दोबारा उनको एक्सटेंड करते जाते हैं और अपॉइंट करते हैं। ये किस लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं, किस स्केल के? ये सर डॉक्टर्स हैं। सर ये सारे डॉक्टर्स हैं सर। ओके सर इसमें जो ऑडिट की कंटेंशन है, एक तो सर उसमें ऑडिट का स्टांस कि सर इसको एडवर्टाइज नहीं किया, इसका सर सारा ड्यू प्रोसीजर सर हमने फॉलो किया राइट फ्रॉम दी सर एडवर्टीजमेंट। सर इसमें स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड के जो रिकमेंडेशन थी सर वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड की गई और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने सर इनके फर्दर ऑर्डर किए हैं, और फिर फर्दर जो एक्सटेंशन थी सर वो भी फॉरवर्ड की अलॉन्ग विद देयर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट जो है इसमें सर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को। तो सर हमारे फॉर्मेशन के पार्ट पे तो सर सारा ड्यू प्रोसीजर सर कंप्लीट किया हमने। नहीं सर, आपकी बात बिल्कुल बजा है। एडवर्टीजमेंट आपने इनिशियल अपॉइंटमेंट पे की है सर, और आपको पता है कि एडहॉक अपॉइंटमेंट्स की एक्सटेंशन नहीं हो सकती। अब आप उसको एक्सटेंड करते हैं विद द टेक्निकल थिंग कि आप उसमें 1 और 2 डे का गैप देते हैं। जब आप वो गैप देते हैं तो दैट इज़ नॉट टेक्निकली एन एक्सटेंशन, दैट इज़ अगेन अ फ्रेश अपॉइंटमेंट। तो वो फ्रेश अपॉइंटमेंट फिर से आपको वो प्रोसीजर करना पड़ेगा जो आपने इनिशियल अपॉइंटमेंट के लिए किया है। इसकी कोई तो इससे सर ये irregularity है। इसकी पॉलिसी जो है वो 22 में आई थी SNGA की, वो आपने पढ़ी है? आपका केस पुराना है 22 से। आप दोनों की तैयारी मुझे लगता है कि वीक लग रही है। सर इसमें सबमिशन ये है सर एडहॉक एम्प्लॉइज़ के लिए। सर ये इससे पहले सर कोई हमारी PAC 1 में भी सर पैरा सेटल हो चुका है सर। एडहॉक एक्सटेंशन से ये सर CM से समरी अप्रूव हुई है, उसकी रोशनी में सेक्रेटरी साहब इसको एडहॉक को एक्सटेंड करते हैं सर। हाँ, ये केस मैंने सुना हुआ है जी सर। बट इस केस में CM की है, चीफ एग्जीक्यूटिव की पावर। सर ये CM ने सर रूल रिलैक्स किया हुआ है। इससे ऑलरेडी 2021 में सर एक दफ़ा समरी मंजूर हुई थी सर, 2023 में दोबारा सेक्रेटरी साहब ने इसको मूव करके सर दोबारा इसको अप्रूव करवाया था CM से सर। ठीक नहीं, वो 1 साल की एक्सटेंशन का इख्तियार दिया सेक्रेटरी साहब। और सर ये वैसे भी ये केस उससे पुराना है सर। ये केस पुराना है, ये पुराने केसेस हैं। नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में कोई चीज़ भी नहीं होती। इसको फाइनेंस को, सेक्रेटरी साहब फाइनेंस को भेजनी पड़ेगी, प्रोब भी कर लेगी और वो रेगुलराइज भी कर लेगी। सर जनरली स्पीकिंग जब भी हम एडहॉक अपॉइंटमेंट की परमिशन लेते हैं तो हमें रेगुलेशंस विंग ये कहता है कि आप उस वक्त तक एडहॉक नहीं करेंगे जब तक आप पब्लिक सर्विस कमीशन को रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए रिक्वेजिशन नहीं भेजेंगे। सो इस केस के अंदर ये भी देखना पड़ेगा कि क्या डिपार्टमेंट ने इन पोजीशंस की फिल करने के लिए रेगुलर प्रोसेस को रन किया था कि नहीं किया था। अगर वो रन किया था, अगर वो प्रोसेस डिलेड था, तो हो सकता है कि जो लोग ऑलरेडी हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे थे उनको एक्सटेंशन ग्रांट कर दी गई हो। तो इसको डिटेल में देख लेने दीजिए सर, फिर हम दोबारा आपको रीसबमिट कर लेंगे। ठीक सर ये हमने सबमिट कर दिया, 21 की भी सर समरी की अप्रूवल है सर। ठीक है, इसको मैं डेफर कर रहा हूँ बट जो RIU है इसकी तैयारी नहीं है इस केस के ऊपर। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट पैरा पेज नंबर 5 ऑफ द वर्किंग पेपर है सर। ये सर इरेगुलर अपॉइंटमेंट ऑफ कंटिजेंट पेड वर्क चार्ज एम्प्लॉयज़ हैं। इसमें भी सर ऑडिट का एतराज़ ये है कि ये नॉर्मल रूटीन है, डिपार्टमेंट्स कंटिजेंट पेड स्टाफ जो रखते हैं विदाउट एडवर्टीजमेंट रख लेते हैं इन वायलेशन ऑफ द गवर्नमेंट प्रोसीजर सर। और इसके ऊपर भी सर PAC में ये मैटर डिस्कस हुआ और उस पर कहा गया कि इसको रेगुलराइज
करवाया जाए फ्रॉम फाइनेंस डिपार्टमेंट। जी ये हमारा जो है इसमें सर रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है इसमें सर पहले जो RMC था सर ये 99 में सर जो है ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर हुआ था उसमें सर। इससे पहले सर जो है जो M&R थी जो उसमें सर बिल्डिंग की वो सर CNW का स्टाफ कर रहा था, जितने भी कंटीजेंट पेड स्टाफ था सर, इलेक्ट्रीशियन थे, प्लम्बर थे, जो इसमें वेंडर मेसन वगैरह। तो जब ऑटोनमी सर हुई है तो ये सर बजट हमें मिलना शुरू हो गया, तो एज तो ये सारे लोग जो है सर हमारी डिस्पोजल पे आ गए और फिर ऑनवर्ड सर ये चलते रहे। अब ये रिसेंटली सर जो SNGD की पॉलिसी भी आई है उसके तहत सर इनको परमानेंट वर्कमैन का स्टेटस भी सर हमने दे दिया है सर जो है इसमें। ठीक है, तो फिर इसको रेगुलराइज करा रहे। ठीक हो गया सर, करवा लेते हैं। रेगुलराइज तो होना पड़ेगा। क्यों फाइनेंस के अरशद साहब नहीं आए? सर अख्तर साहब की जगह मैं हमायूं फ़रूकी नाम है सर। हमायूं जी सर, इसमें बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इसमें रेगुलराइज करवाना पड़ेगा सर। अच्छे साहब छुट्टी पर हैं और या से सर ट्रेनिंग पे हैं। अच्छा ट्रेनिंग पर हैं। ट्रेनिंग पे सर। हाँ सॉरी अख्तर साहब। नेक्स्ट जी साहब। सर नेक्स्ट पैरा पेज नंबर 7 ऑफ द वर्किंग पेपर, ये सर पैरा रिलेट करता है टू नॉन रिकवरी ऑफ 45 मिलियन फ्रॉम पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज जिन्होंने सर अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं की। और सर इसमें मैनेजमेंट का ये कहना है कि इन्होंने इनके केसेस ऑफ रेजिग्नेशन जो हैं वो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट को भेजे, लेकिन उसकी अभी तक कोई इनके पास अप्रूवल वहाँ से नहीं आई और सर ना ही इसके ऊपर रिकवरी की गई है। सर इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस में ये बात एक्सप्लिसिटली लिखी होती है कि अगर ये अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करेंगे तो ये अपनी रिकवरी करवाएंगे सर। इसके ऊपर सर डिपार्टमेंट में ना रिकवरी की है और ना सर कोई रेजिग्नेशंस का फर्दर प्रोसेस के बारे में कोई अपडेट दी है। इसमें सर हमारे रेजिग्नेशन केसेस सर सारे सर हमने डिपार्टमेंट को सबमिट किए हैं सर। ये 2017 की सर जो पॉलिसी प्रोसीजर मैनुअल की पॉलिसी थी सर, उसमें कोई एक्सप्लिसिट क्लॉज रिगार्डिंग द रेजिग्नेशन प्रोसेस और रिकवरी सर वहाँ पे इसमें इस तरह की कोई प्रोविजन सर नहीं थी जो है इसमें। और बाकी सर इसमें जो है हॉस्पिटल ने फिर भी सर 1 मंथ नोटिस पे जो है जो गए उनके रेजिग्नेशन पे उनके केसेस डिपार्टमेंट को रेफर कर दिए और जो 24 आवर पे जिसने सर रिजाइन किया उस पर 1 मंथ स्टाइपेंड सर उससे रिकवर हमने किया सर जो है। रिकवरी की है आपने? जी सर, जिन्होंने 24 आवर पे सर छोड़ा जो है इसमें। जबकि सर पॉलिसी में ऐसी कोई उस तरह नहीं है सर। 2022 में जो है डिपार्टमेंट ने सर जो पॉलिसी से ऑडिट आप क्या समझते हैं ये रिकवरी कैसे कर सकते हैं उनसे? स्टाइपेंड नहीं रोक सकते हैं और या उनके पास कोई और तो चीज़ नहीं है जिससे वो रिकवर कर सके? सर पहले तो सर मैं ये 2017 की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कॉन्ट्रैक्ट के फॉर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज, ये 2017 ही के हैं। उसी में सर ये लिखा हुआ है सीरियल नंबर 6, the postgraduate trainee shall not leave the postgraduate training course incomplete, failing which she shall be liable to refund the entire amount spent on the training along with any penalty which may be imposed by the government। तो सर ऐसी बात नहीं है कि उस वक्त पॉलिसी नहीं थी, ये तो पॉलिसी सर यहाँ पे मौजूद थी। इनके टर्म्स एंड कंडीशंस की सीरियल नंबर 6 पे ये मौजूद है सर। आपने सेक्रेटेरिएट को लिखा है, अपना डिपार्टमेंट को लिखा है? जी सर, डिपार्टमेंट को सर ये रेजिग्नेशन केसेस सारे सर आफ्टर ड्यूली रिकमेंडेड बाय द वाइस चांसलर सर फॉरवर्ड किए हैं सर ये केसेस आए हैं, बट जिस तरह सर डीजी साहब बता रहे हैं सर इसमें रिकवरी है सर, पॉलिसी के मुताबिक सर रिकवरी बनती है सर। अगर मुझे थोड़ी सी इजाज़त दें सर, ये देखा गया था जिस तरह से बात कर रहे हैं कि टर्म्स एंड कंडीशन में था कि अगर आप छोड़ के जाएंगे एट वट एवर पॉइंट यू लीव द ट्रेनिंग तो आप पिछले सारे पैसे रीइंबर्स करके जाएंगे। सर फिर उसके ऊपर बाद में ये समझा गया कि उस फॉर दैट पीरियड उन्होंने एक सर्विस भी रेंडर की हुई थी उन PGRs ने जो ये ट्रेनिंग कर रहे थे। तो सर अब जो करंट पॉलिसी है जो फिर उन्हीं की रिक्वेस्ट के ऊपर मतलब PGRs की इस डिमांड के ऊपर एक बनाई गई थी सर, उसमें हम 2 मंथ
स्टाइपेंड सर वो विद होल्ड करते हैं या वो उनसे डिडक्ट कराते हैं व्हेन दे रिज़ाइन, और अगर टर्मिनेट करते हैं तो फिर उनको जमा कराने पड़ते हैं पैसे। तो सर इस वजह से उस ज़माने में जो जैसे ऑडिट कह रहा है कि पॉलिसी महकमे का वो इंस्टीट्यूट का स्टैंस बिल्कुल सही है, एक्सप्लिसिट पॉलिसी नहीं थी, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस में चूंकि मेंशन था और उन लोगों ने ये साइन की थी टर्म्स एंड कंडीशन, तो एक तरह से ये उनके ऊपर बनता है कि वो रिटर्न करें। बट सर अगर लीनियंट व्यू लेते हुए इसको छोड़ दें तो क्योंकि होते तो वर्कफोर्स तो पीजीआरई होती है, अस्पतालों में बहुत ज़्यादा काम ये लोग कर रहे होते हैं, और उसके बाद से सर सिस्टम बहुत स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है, और ये हम बाकायदा इस पॉलिसी के मुताबिक एवरीबडी नोज़ कि अगर जाना है तो फिर वो जमा करा के जाते हैं पैसे। छोटा साहब सर इसमें मैं सिर्फ इतना ही सबमिट कर सकता हूँ कि सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के अंदर तो ये चीज़ हमारे सिस्टम में है कि हम इनके स्टाइपेंड को मॉनिटर कर रहे होते हैं, और इनकी सारी परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन तो हॉस्पिटल लेवल के ऊपर हो रही होती है। आई डोंट हैव द नंबर विद मी राइट नाउ कि ये कितने लोग थे जिन्होंने ब्रेकअप नहीं है इसका। 29 इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। अब ये भी बड़ा क्लासिक सही चीज़ नज़र आती है कि कोविड के दौरान लोगों ने रिज़ाइन किया है। ये कोविड पीरियड है, ये कोविड पीरियड है ना, सो नहीं किया। हाँ वो स्टाइपेंड कुछ जिनके स्टाइपेंड रहते थे, जिन्होंने 24 आवर्स वाला वो जो बेंच है उससे किया है। सर अब ये एक ऐसा सिनेरियो है कि नंबर वन, लोग जो पीजी ट्रेनिंग के सिस्टम में आते हैं सेंट्रल इलेक्शन के थ्रू, हु वांट्स टू लीव दैट ट्रेनिंग जिसने कि बट आई थिंक कोविड के केओटिक उस पीरियड में वो देवर सर उसमें लोग छोड़ के गए, पैरानॉइड हो गए होंगे। अब अगर लोगों को अपने लाइफ का थ्रेट आ जाए कि वो हॉस्पिटल के अंदर रहेंगे या ट्रेनिंग के दरमियान उनको मसाइल हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है सर, इसको सेटल कर दें। इसमें सर में हम डबल पीनलाइज करेंगे जी लोग। डीजी साहब सर इसमें सर बात यह है कि मेरे पास ये अभी डेटा मौजूद है सर। रेजिग्नेशन सर 2017 के भी हैं, 2018 के भी, 18 के भी हैं और 19 के भी सर, जब कोविड पीरियड नहीं था। अब सर इशू ये है कि इसके ऊपर क्या रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ नहीं हुआ, कोई पेनल्टी, जब केस गया सर स्पेशलाइज्ड हेल्थ के पास, उसके बाद से खामोशी है कि उसका हुआ क्या। ये स्टेटस ना डिपार्टमेंट बता पा रहा है कि क्या वो एक्सेप्ट हुआ, पेनल्टी इंपोज की गई। अगर वो सर टाइमली एक्शन लिया जाता तो ये उस वक्त भी हो सकता। अजी 29 सॉरी, हाँ ब्रेकअप नहीं है इसका। अगर ब्रेकअप होता तो हम जो कोविड पीरियड वाला था उसको तो हम रिलैक्स कर देते, लेकिन जो बाकी 18-17 के जो डॉक्टर ने इन ब्लॉक, तो इन्होंने रेजिग्नेशन दिया नहीं, कोई इन ब्लॉक तो नहीं है, 29 डिफरेंट ईयर्स में इन्होंने दिया है। अब इसमें सर चले वो सेटलमेंट की सर जैसे कमेटी डिसाइड करे, वी आर नॉट जो कमेटी का प्रेरोगेटिव है, बट सर एज ए रिकवरी जो बनती है उसका एक ड्यू प्रोसेस के उसको एटलीस्ट कोई वेवर दिया जाए किसी जगह से, रेगुलराइज या वेवर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो उसको दे के वो नहीं दे सकते, आप रिकवरी नहीं करें। डिसएग्रीगेट कर लेते हैं कि वो पीरियड जो कि कोविड का था उसके बारे में अगर आप कमेटी डिसाइड करे कि इनको लीनियंट व्यू लेते हुए अगर उसको कर दिया जाए सेपरेट सर, जो उससे पहले के केसेस हैं सर उनकी रिकवरी बनती है। हम अगर वही सारे सरकारी मुलाजमीन अगर हुए तो वो यहीं पर ही हमारे सिस्टम के अंदर होंगे ना सर, हम उनको इस चीज़ के बारे में पूछ लेते हैं जी। लेकिन अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो कि सरकारी मुलाजिम नहीं है, उसके साथ मेरा ख्याल से रिकवरी करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। मेरा ख्याल यही है। सो आप यूँ कर लें, ऐसे जो तो कोविड पीरियड में थे आप उनको रिलैक्स कर लें, उनको रिलैक्स कर देते हैं सर। जो कोविड पीरियड में नहीं है और सरकारी मुलाजमीन है उनकी रिकवरी कर लें, रिकवरी कर लें, एंड जो सरकारी मुलाजमीन नहीं है वो इनको बाइफिकेट कर लें, उनको फाइनेंस से रेगुलराइज करा, उनको फाइनेंस से रेगुलराइज कर देंगे। ये तीनों चीज़ें ऐसे कर लें सर। इसमें सर वो मौजूद है पैरे के साथ, बट डिपार्टमेंट के पास भी है सर, हमारे पास भी सर। 19 तो अप फ्रंट सर, आउट ऑफ 29 वो लोग हैं जो कोविड पीरियड से पहले छोड़ चुके। ठीक है, तो उसकी रिकवरी हो जाएगी जी सर, हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि सर सरकारी मुलाजिम से तो हम रिकवरी की बात कर रहे हैं, जो प्राइवेट या नहीं है एटलीस्ट उनका पीएमडीसी को लिखें
अगर वो डॉक्टर्स हैं तो वो उनसे एक दफ़ा लेटर लिख के मैं डी साहब एक गुजारिश करूंगा विद द परमिशन ऑफ द चेयर के डीजी साहब एक मिनट। पीजी ट्रेनिंग जो है ना सर, पीजी ट्रेनिंग इज काइंड ऑफ अ प्रिविलेज। ये भी सर्कमस्टांसेस देखना बहुत ज़रूरी होगा। मेरी बड़ी हैरानी है कि 19 PGRs रिजाइन। ये वाइस चांसलर साहब बेहतर बता सकते हैं कि ये कौन सी स्पेशलिटी के लोग थे, व्हाई डिड दे रिजाइन सर। यहाँ पर तो लाइन में लगी हुई है दुनिया कि हमें पीजी ट्रेनिंग के तौर के ऊपर लेके आया जाए। सो ये सर्कमस्टांसेस को देखना बड़ा ज़रूरी होगा। PMDC तक चले जाना है सर, वो भी चले जाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है जिस तरह आपने अभी डायरेक्शन दी कि हम कोविड के केसेस सेपरेट करते हैं सर, उससे पहले केसेस को भी डिस्कस कर लेते हैं और उसमें जो पब्लिक सेक्टर के लोग हैं उनसे हम थोड़ा सा पूछ लेंगे अगर वो हमारे अवेलेबल हैं सिस्टम के अंदर कि वो क्यों रिज़ाइन किया था सर, और उन तमाम रीजंस को हम सर ऑडिट के सामने ले आएंगे। और जो लोग सरकारी नहीं है उनसे सर मतलब एक रिक्वेस्ट मोड में ही है, लेकिन वी डोंट हैव एनी अदर मैकेनिज्म सर अदर देन सरकारी तनख्वाह जिससे हम किसी को रोक सकेंगे। जी हाँ ठीक है, इसकी पर जब आप इसकी करेंगे तो डिटेल रिपोर्ट भी PAC के साथ शेयर कर दीजिए, हम सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट सर नेक्स्ट पैरा सर पेज नंबर 9 सर, ये पैरा रिलेट करता है टू इरेगुलर पेमेंट ऑफ पे एंड अलाउंसेस टू गेजेटेड स्टाफ ड्यूरिंग लीव। इसमें सर मैनेजमेंट ने 1.4 मिलियन रिकवर कर लिया है और गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा भी करवा दिया है सर। इसकी एक वेरिफिकेशन की एक रिक्वायरमेंट होती है, डॉक्यूमेंट नंबर वो सर प्रोड्यूस करना है, तो ये सर रिकवरी वेरीफाई हो जाएगी। डॉक्यूमेंट नंबर सर ले लिया हमने सर, वो वेरीफाई करवा देंगे। जी बिल्कुल करवा दें। तो सर इस पे हमारी रिकमेंडेशन भी ये है कि सब सेटल कर दिया जाए अगर हमें ये डॉक्यूमेंट नंबर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन पैरा सेटल कर। जी सर। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट पैरा भी बिल्कुल सेम है, उसमें भी सर हमारी रिकमेंडेशन ये है कि वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट नंबर चाहिए सर। सर डॉक्यूमेंट नंबर ले लिया सर, ये वेरीफाई करवा दें। जी बिल्कुल ठीक है, इसको आज ही वेरीफाई कर लें। करवा देते हैं सर। सर नेक्स्ट पैरा सर पेज नंबर 14 है सर। ये पैरा रिलेट करता है लेस रिकवरी ऑफ लीज अमाउंट ऑफ हॉस्पिटल कैंटीन्स। इसमें से डिपार्टमेंट सर ये कह रहा है कि इन्होंने 12 मिलियन जो है वो रिकवर कर लिया है आउट ऑफ 24.6 मिलियन। इसके भी सर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हमें वेरिफिकेशन के लिए रिक्वायर्ड हैं, वो अभी डॉक्यूमेंट वो वाले सर वेरीफाई अभी नहीं हुए। बाकी सर जो एडवांस टैक्स है 2.8 मिलियन का, स्टैंप ड्यूटी 5,72,000 की, और PST जो ये कह रहे हैं कि हमने रिकवरी की है उसके सर वो रिकवरी इन्होंने प्रोड्यूस नहीं की सर, वो अभी रिकवरी होनी है। ये बाकायदा कैंटीन है जिसमें बिठा के लोग बैठ के लोग खाना खाते हैं या टक शॉप टाइप है? नहीं सर कैंटीन है सर, ये हॉस्पिटल की कैंटीन है सर। ये कोविड पीरियड था जो इसमें सर 1.20 करोड़ सर हमने उससे ले लिए थे, तो रेस्ट ऑफ द पीरियड के लिए सर उसने 50% के एक तो वेवर के लिए हमें कहा कि जी मुझे जो है रिमेनिंग पीरियड का सर रेंट उसमें रिलीफ दिया जाए उसमें वेवर, और फर्दर मुझे एक्सटेंशन कर दी जाए 50% जो है उसमें रिबेट के साथ। तो हमने सर अकॉर्डिंगली अपना ये जो उसकी प्रपोजल थी जो है इसमें एप्लीकेशन सर वो अपनी सिंडिकेट में भी हम लेके गए हैं फॉर एडवाइस जो है उसमें। फर्दर सिंडिकेट की भी सर डायरेक्शन ये थी कि जो डिपार्टमेंट को आप लिख दें और सिर्फ उन वेंडर्स के जो है केसेस जो है फॉरवर्ड करें जो सारे के सारे अपने ड्यूज वंस क्लियर करेंगे, देन फिर उसके रिबेट या वेवर का केस जो है वो उसमें वाया एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कैबिनेट को मूव करें उसमें। तो ये सर हम उसमें ये कोर्ट में भी सर फिर मीन टाइम चला गया वेंडर्स जो है इसमें। तो उसके बाद सर VC साहब को डायरेक्शन दे दी कि आप इसको पर्सनल हेयरिंग करें। उसको पर्सनल हेयरिंग करके सुना भी VC साहब ने। फर्दर VC साहब ने भी सर उसको डायरेक्शन दी कि जी आप ये सारे के सारे ड्यूज क्लियर करें विद इन 21 डेज, और फर्दर फिर हम आपके वेवर का जो है उसमें केस टेकअप करते हैं। लेकिन मीन टाइम सर उसमें जो है हम उसको लेटर भी लिख रहे हैं, तो टिल देन जो है सर उसमें उसने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। और इसको सर डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के साथ भी जो है सर उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इसको टेकअप कर लेते हैं अंडर लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत सर। ज़्यादा सख्ती नहीं हो जाएगी सेक्रेटरी साहब? ये कोविड के पीरियड में हम लोगों पे सख्ती कर रहे हैं। हाँ आई नो रिमेनिंग ड्यूज वो दे देंगे, बाद में आप रिबेट भी कर लेंगे, बट वो ट्रस्ट नहीं कर रहा है प्रॉब्ली वेंडर्स। सर ये मैं थोड़ा सा सर और इसको बता देता हूँ सर। ये कोविड पीरियड की बात उसने क्लेम किया सर, यूनिवर्सिटी ने खुद सर उसको डिनाई किया। उसके बाद सर वो कोर्ट में गए, कोर्ट ने भी कहा कि VC साहब डिसाइड करें। VC साहब ने भी सर वो उसके हक में डिसीजन नहीं दी सर। उसके बाद सर फिर सिंडिकेट में गए, सिंडिकेट ने भी उसके हक में डिसीजन नहीं की।
अब सर ये इस पूरे मामले को अभी भी 16 सिंडिकेट मीटिंग का यही डिसीजन है कि आप 21 दिन में इससे रिकवरी करें सर। तो वेवर अगर सर 4 महीने का कोविड पीरियड का वेवर दे दिया गया था सर। किस महीने से किस महीने का जी वो बता देंगे सर, वो चेक करके बता देते हैं। उन्होंने चड्ढा साहब उन्होंने ये कंडीशन लगाई है वाइस चांसलर ने कि अगर आप ड्यू अपने रिमेनिंग दे देते हैं तो फिर आपको हम वेवर दे देंगे रिबेट में कोविड पीरियड वाला, बट वो उन्होंने वो भी नहीं किया। नहीं सर, अब नहीं काम। जी सर, अब नहीं कर रहा काम भी। चलें इसको पुश करें रिकवरी के लिए सर। नेक्स्ट पैरा सर पेज नंबर 19 पे ये पैरा सर रिलेट करता है लेस रिकवरी ऑफ लीज अमाउंट 3.734 मिलियन एंड नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्सेस। इस पे सर जो कार पार्किंग के कॉन्ट्रैक्टर हैं मैसर्स आदिल वहीद एंड ब्रदर्स, उन्होंने डिपॉजिट नहीं कराई कॉन्ट्रैक्चुअल अमाउंट 3.734 मिलियन। इनकम टैक्स है, पीएसटी है, स्टैम्प ड्यूटी है फॉर द पीरियड फ्रॉम 16/5/2019 से 16/11/2020 तक। इसके ऊपर सर जो 16/11/2020 से 30/6/2021 तक की जो ड्यूज़ हैं वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करवा दी गई हैं और उस पे सर स्टैम्प ड्यूटी 1,66,000 की अभी भी स्टिल रिकवरेबल है। इस पे भी सर सिंडिकेट ने वही डिसीजन दिया है जिस तरह लास्ट पैरे की है और वो 21 दिन में जमा करवाने की बात की गई है जी। सर ये भी उसी के साथ ही है सर, जैसे पीछे वाला सर कैफेटेरिया था सर, ये कार पार्किंग का भी है। इसी तरीके से सर इसने भी जो है उसमें अपनी वो एप्लीकेशन सबमिट की है उसमें वेवर के लिए, और फर्दर सिंडिकेट ने भी सर डायरेक्शन यही दी थी कि ये जब तक ड्यूज़ क्लियर नहीं करते जो है उसी का केस जाएगा जो ड्यूज़ क्लियर करेगा। तो इसको भी सर हम टेकअप कर रहे हैं, लेकिन जो है सर इससे रिकवरी फिलहाल अभी नहीं दी इसने। 17 मई से 2018 से 16 मई 2019 तक तो सर वो कॉन्ट्रैक्टर जो है सर वो चेंज है नीचे सर, कॉन्ट्रैक्टर से चेंज है सर नीचे चौधरी ब्रदर्स से सर, वो उसने तो पैसे दे दिए थे। इसके ये पहले वाला जो है सर ये जो है आदिल भाई सर इससे ड्यू है ये पैसे। 18 वाला भी नहीं है। हाँ 18-19 नहीं है सर, आगे 19-20 वाला भी जो है ये भी कोविड पीरियड नहीं है। कोविड तो मार्च 20 था ना, फरवरी 20 जी। आप इसकी रिकवरी कर लें सर, और अगर ये रिकवरी नहीं करते तो आप इनको ब्लैक लिस्ट करें और वो ब्लैक लिस्ट ऑल ओवर पंजाब करेंगे। सर इसको सर ऑलरेडी पेपरा को लिखा हुआ है सर, एमडी पेपरा को इसका ब्लैक लिस्टिंग का केस भी सर इदारे ने इनिशिएट किया हुआ है। ये एमडी पेपरा को नहीं जाएगा, ये ई ऑक्शन के तहत अब जो रिसेंटली पॉलिसी डिपार्टमेंट ने की है आप उसको ई ऑक्शन में पीआईटीबी के साथ टेकअप करेंगे डिपार्टमेंट के थ्रू और वहाँ पे ऑनलाइन ब्लैक लिस्ट करें। राइट सर जी ठीक है। नेक्स्ट पैरा सर पेज नंबर 23 ऑफ द वर्किंग पेपर है। ये सर पैरा रिलेट करता है नॉन रिकवरी ऑफ लेट डिलीवरी चार्जेस ऑन परचेज ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन्स। डिपार्टमेंट ने सर 59,962 की रिकवरी कर ली है, जबकि 2.1 मिलियन की रिकवरी इज स्टिल पेंडिंग। इसमें सर सबमिशन ये है कि सर हमारा ये जो इसमें सर अपने रिप्लाई में सर एक से जो इसमें जवाब सर हमने दिया है सर, इसमें जो है इसमें 15 लाख की सर रिकवरी सर एट सोर्स हमने सर एलडी चार्जेस जो है सर बिफोर मेकिंग पेमेंट टू द वेंडर सर वो एट सोर्स ही हमने विद हेल्ड कर ली। इसमें सर वो ऑडिट को हमने दोबारा अपना वेरीफाई भी करवाया, रिकॉर्ड ऐसा जो है उसमें जाके अभी भी सर रिकॉर्ड अवेलेबल है ऐसा जो है उसमें। तो ये सर तकरीबन कोई 4 लाख की रिकवरी सर बच जाती जो है उसमें। वो जो सर ये पेंडिंग बिल्स हैं हमारे जो है वो सर उस पर पेंडिंग लायबिलिटी जैसी सर अप्रूव होगी तो वो हम सर एट सोर्स वहाँ से डिडक्ट कर लेंगे जो इसमें। तो बाकी तो सर ये जो है इसमें हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल भी किया है उन्होंने नहीं इसमें वो जी साहब। सर इसमें ऐसा है, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए हैं सर, लेकिन सर उससे ये चीज़ साबित नहीं होती कि ये वही रिकवरी है, किन बिल्स के अगेंस्ट हुई है
वो सर ये जब तक ये लिंक करके प्रॉपरली हमें वेरीफाई नहीं करवाएंगे हम उसको वेरीफाई कर सर नहीं हम करवा सकते। देते हैं, वेरीफाई करा देते हैं सर। कोई डेट्स नहीं है सप्लाई ऑर्डर आपने जो आप बोल रहे हैं, आपका नाम क्या है सर? सर मोहम्मद हफीज़ुर रहमान सर, डायरेक्टर फाइनेंस, रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये डायरेक्टर फाइनेंस। वाइस चांसलर साहब किधर है? जी सर। वाइस चांसलर साहब क्या हो रहा है? इसमें आपने सर PPSC की है? जी सर, इसमें ये रिक्वेस्ट ये है कि इनके DD होते MS से मान, मैं तो यूनिवर्सिटी को देखता हूँ। MS किधर है? MS साहब बैठे हुए इसमें सर। मैंने जो तीनों प्यारे पहले थे वो मेरे से रिलेटेड थे, लेकिन मैं जी सर तो बिल्कुल। ये वाली वेरिफिकेशन तो PPSC में हो जानी चाहिए थी हल। सर PPSC ने सर जो डायरेक्शन दी थी उसके बाद सर हमारे लोग गए थे सर रिकॉर्ड वेरीफाई करवाने के लिए। अब भी सर रिकॉर्ड अवेलेबल है सर, जो है इसमें सर बिल्कुल हम जब आप रिकॉर्ड वेरीफाई करवाने गए थे तो इन्होंने नहीं किया, ऑर्डर ने? सर उन्होंने नहीं सर नहीं, बिल्कुल सर हमने वेरीफाई किया। हमने 2 मरतबा वेरीफाई की। एक मरतबा प्री PAC से पहले, प्री PAC में फिर आ गया कि री-वेरिफिकेशन, हमने फिर री-वेरिफिकेशन की। वो सर वेरिफिकेशन साबित नहीं होती जो ये बात कह रहे हैं। तो फिर मिसलीड कर रहे हैं। जी जी VC साहब, हाउस एंड अपनी यूनिवर्सिटी के मामलात को इन ऑर्डर लेके आए। इट शोज़ कि इतनी प्रेस्टिजियस बेनज़ीर भुट्टो शहीद हॉस्पिटल है, इसके सर मेरा issues ख्याल वो है तो कि इन ऑर्डर होने चाहिए। जी सर हमने प्री PAC में भी यही डिसीजन हुआ था कि रिकॉर्ड हम दिखा देते हैं। अगर रिकॉर्ड में कोई डेफिशिएंसी है तो सर हम दोबारा उसको अलॉन्ग विद POs जो हमें डिलीवरी चार्जेस जब मिले हैं चालान सर उसके साथ भी दिखा देते हैं, दोबारा दिखा देते हैं। जिस तरह से भी ऑडिट सेटिस्फाई होगा सर वो सारा रिकॉर्ड अवेलेबल है। और चूँकि वो एट सोर्स डिडक्शन हो चुकी हुई है तो बस हमने सिर्फ यही दिखाना है कि ये उसी की लेट चार्जेस के मद में हमने उसको कम पैसे दिए हैं। और कुछ लाइबिलिटी पेमेंट अभी ड्यू है, तो जब वो हमारे पास व्हेन वी गेट मनी इन अ फंड फॉर क्लियरेंस ऑफ लाइबिलिटी तो सर उसमें से भी पहले डिडक्ट कर लेंगे, फिर उसको हम बाद में बाकी पेमेंट करेंगे सर। रेलिवेंट रिकॉर्ड ऑर्डर की ऑब्जर्वेशन है कि मोर टाइम रेलिवेंट रिकॉर्ड वाज नॉट प्रोड्यूस्ड। सर हम बिल्कुल सर आप जो रिकॉर्ड लेके जाती हैं, ऑडिट कहता है कि इट इज नॉट रेलिवेंट। सर हम जी सर हम समझ सकते हैं। जो असल में सर नंबर ऑफ वो जो शायद काम भी बहुत ज़्यादा था प्री PAC के बाद, तो सर हम दोबारा इसको बहुत डिटेल से चेक करा देते सर टू देयर सेटिस्फेक्शन। वेरीफाई कर लें जी। नेक्स्ट पैरा सर पेज नंबर 25 ऑफ द वर्किंग पेपर। ये पैरा रिलेट करता है सर लेस रिकवरी ऑफ रेंट एंड यूटिलिटी चार्जेस एंड एप्लीकेबल टैक्सेस। इसमें सर डिपार्टमेंट ने रिकवर कर लिया है लीज अमाउंट 1,93,000 की, और उसके साथ भी सर रेलिवेंट रिकॉर्ड फॉर वेरिफिकेशन वो भी अभी प्रोड्यूस नहीं किया सर। और रिमेनिंग जो लीज अमाउंट है सर 29,000 की, इनकम टैक्स और स्टैम्प ड्यूटी वगैरह सर वो अभी भी पेंडिंग है रिकवरी उनकी। इसको भी सर प्री PAC ने पेंड किया था पैरा फॉर री-वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट नंबर्स। सर ये भी डॉक्यूमेंट नंबर्स भी सर ले लिया हुआ है सर, रिमेनिंग रिकवरी भी हो गई है सर, रिकॉर्ड भी वेरीफाई करवाया सर हमारे जो इसमें जो स्टाफ के लोग। जी भाई साहब, कितनी 32,000 की अमाउंट है? जी सर सेटल कर दें। ये सर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड, ये सर वेरिफिकेशन बेहतर है रिकवरीज। ठीक है। नेक्स्ट पैरा सर पेज नंबर 28 है। ये सब पैरा रिलेट करता है इरेगुलर अपॉइंटमेंट्स ऑफ एडहॉक कंटिजेंट पेड एंड वर्क चार्ज एम्प्लॉइज विदाउट एडवर्टीजमेंट सर। ये सर सिमिलर पैरा है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और ये सर इसमें 76 डॉक्टर्स की बात है जो एडहॉक बेसिस पे अपॉइंट किए गए हैं, और सर उनको मल्टीपल टाइम्स एक्सटेंशन की गई है सर। उनकी कोई चीफ मिनिस्टर से कोई अप्रूवल है चीफ एग्जीक्यूटिव की? सर ये जिस तरह सबमिट किया है सर, इससे पहले सर PAC 1 में सर इस किस्म के हमारे सर पैरा सेटल हो चुके हैं। ये CM की समरी अप्रूवल 2021 में भी सर हुई थी और 2023 में भी सर अप्रूवल हुई है। सेक्रेटरी साहब को उन्होंने ऑथराइज़ किया है कि ये 1 साल के लिए सर एडहॉक एक्सटेंशन दे सकते हैं सर। 21-22 सर ये 21 2021
ये तो कहता है हॉस्पिटल अथॉरिटी सिंस 1999। सर ये तो पहले जैसे सर आपको प्राइस किया है कि जो हमारा सर आरएमसी का भी सिमिलर पैरा था उसमें सर ये 99 में जब ऑटोनमी मिली जो है उसमें तो उसके बाद क्योंकि सर पहले ये बिल्डिंग डिपार्टमेंट जो है M&R का सर वो कर रहे थे जो कंटीजेंट पेड और वर्क चार्ज के लोग थे। इसके बाद सर ये हमारी डिस्पोजल पे आ गए और फिर सर हमने इनको जो है डॉक्टर्स तो वर्क चार्ज पे नहीं थे नहीं सर डॉक्टर की बात नहीं कर रहा जो है डॉक्टर का तो सिमिलर सर जो पीछे डॉग का सर जिक्र हुआ है जो है उसमें जो अभी हम डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं ना। जी सर आप डॉक्टर्स की बात करें। जो कंटीजेंट स्टाफ सर जो एंगेज्ड है 99 से जो कंटीजेंट स्टाफ एंगेज्ड अच्छा कंटीजेंट At the first appointment on merit, I new diligence review है तो सेट सब अगर पहले अपॉइंटमेंट एक्सटेंशन का इशू है ना कि यू आर सेइंग कि जो एक्सटेंशन हुई थी आफ्टर 2 days जैसे सेक्टर साहब ने पहले कहा अगर पहले इनकी अपॉइंटमेंट इज ऑन मेरिट एंड ड्यू रिगार्डिंग एक्सटेंशन दिस इज इरेगुलर अपॉइंटमेंट इरेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं सर मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है क्वेश्चन ये भी ऑडिट में आया हो कि ये परमिशन ली भी गई थी इसको अपॉइंट करने की कि नहीं की गई। जिस तरह आप अभी फरमा रहे हैं तो अगर आप हमें अलाउ करते तो हम इसका ज़रा थोड़ा सा बैकग्राउंड आप प्रोब कर लें सर। हम इसको प्रोब करके आपको सबमिट कर देते हैं। प्रोब करके प्रोब रिपोर्ट भी दे दें। प्रोब रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं। फर्स्ट अपॉइंटमेंट जो थी वो कैसे वो सारा कुछ निकल आएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट पैरा सर पेज नंबर 30 ऑफ द वर्किंग पेपर है। ये पैरा रिलेट करता है इरेगुलर ड्रॉल ऑफ पे एंड अलाउंसेस इन एक्सेस ऑफ सैंक्शन पोस्ट। इसमें सर ये है कि 44 जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज थे उनको डिफरेंट वेकेंट पोस्ट में एडजस्ट किया गया और डिपार्टमेंट का ये कहना है इनको फॉर स्टाइपेंड पर्पसेस के लिए एडजस्ट किया गया सर। इसमें सर ये ऑडिट भी ये समझता है कि सर ये ऐसी कोई ख़ास इरेगुलरिटी नहीं है, ये एडजस्टमेंट अगेंस्ट फॉर स्टाइपेंड पर्पसेस पोस्ट के अगेंस्ट की जा सकती है। तो इस पैरे को सर कमेटी अगर कंसिडर करे तो कमेटी क्या कहता है आपने हुक्म कर दिया है सेटल कर सर। थैंक यू सेक्रेटरी साहब आप बड़े मुकद्दर वाले हैं कि कोई रिकमेंडेशन इन्होंने की है। मैं खुद बड़ा अप्रिशिएट कर रहा हूँ जी, आपने कल से लेके आज तक एक ही रिकमेंडेशन दी है जी। नहीं कल भी देते रहे हैं डीजी साहब। वी आर ग्रेटफुल। अच्छा आगे चले 32 सर। नेक्स्ट पैरा सर पेज नंबर 32 ये पैरा रिलेट करता है इरेगुलर प्रोक्योरमेंट्स मेड इन वायलेशन ऑफ पंजाब प्रोक्योरमेंट रूल्स सर। इसमें सर जो टेंडर है स्टेशनरी प्रिंटिंग जनरल स्टोर आइटम्स वाज फाइनलाइज्ड ड्यूरिंग नवंबर 20 से लेके सर फरवरी 2021 तक सर। और जबकि सब्जेक्ट प्रोक्योरमेंट्स जो हैं सर डिस्पाइट फाइनलाइजेशन ऑफ टेंडर उसके बाद भी वो कोटेशन बेसिस पे की गई हैं। और इसमें सर इम्पॉर्टेंट बात जो ये है जो बड़ी कंसर्निंग है वो कि सर टेंडर प्रोसेस जून 2020 में स्टार्ट हो रहा है और नवंबर दिसंबर और फरवरी में जाके सर वो कंप्लीट हो रहा है। तो दिस डिले ऑफ 6 मंथ्स जिसमें एक टेंडर ही नहीं अगर कंप्लीट हो रहा तो सर ये जो पेपरा का कॉन्सेप्ट फॉर वैल्यू ऑफ मनी है, वैल्यू फॉर मनी, तो और वो सर फाइनलाइजेशन के बाद भी कोटेशंस पे लेते रहे सर। उसमें जो कोटेशन के ऊपर जो सारा जितनी प्रोक्योरमेंट सर हुई है, एक तो सर जितनी देर वो टेंडरिंग इन प्रोसेस था, फिर सर जो कोई नॉन अवॉर्डेड आइटम थी सर वही कोटेशन पे ली है उसमें, या जो अवेटेड पीरियड था ऐसा जो है इसमें, अदरवाइज उसके बाद और वो सेम रेट पे ही सर ली होगी ऐसा जो है इसमें, अदरवाइज जो है उसके बाद कोई कोटेशन नहीं हुई। जब जैसे ही सर टेंडर जो है अवार्ड हुए हैं उसमें उसके बाद जो है कोटेशन अगर इफ़ नहीं हुई भी है तो सर किसी नॉन अवॉर्डेड आइटम की होगी, और अगर उसमें थी जो है उसमें तो वो सर जो है जो सप्लाई अवेटेड पीरियड में अगर कोई अर्जेंट कोई चीज़ चाहिए थी उस दौरान सर हुई है उसमें। सर इसमें अगर आप मुझे इजाज़त दें, ये सर एक सिस्टमिक किस्म का इशू है प्रोक्योरमेंट ऑफ मेडिसिन का। डिपार्टमेंट जो है वो एक प्रोक्योरमेंट कैलेंडर हर साल इशू करता है कि जिसमें हॉस्पिटल्स ने अपनी जो लिस्ट है मेडिसिन की उसको फाइनलाइज करना होता है, उसके बाद उन्हें टेंडर्स फ्लोट करने होते हैं और बहुत सारे प्रोसेसेस और स्टेप्स हैं सर। एसेंशली तो सर इनको अपना प्रोक्योरमेंट कैलेंडर पेपरा अलाउ करता है कि अगर आप दिसंबर इस वक्त जनवरी 2026 में ये लोग बैठे हुए हैं तो जिस वक्त फाइनेंशियल ईयर जुलाई में शुरू हो उससे पहले इनको अपनी तमाम प्रोसेसेस को कंप्लीट कर चुके होना चाहिए। ठीक है, लेकिन होता ये है कि ये इसमें डिले आते आते ये वक्त आ जाता है कि जून में जाके ये कहीं पे ऐसे स्टेज पे पहुंचे होते हैं कि ये अपने अगले साल की टेंडर को कंप्लीट नहीं कर पा रहे होते।
अगर वो ऑर्डर्स प्लेस कर भी दिए जाए ना सर, तो फिर उसके बाद मेडिसिन्स के आना, उसके बाद सर उसका DTL होना और DTL होके हॉस्पिटल में वापस वो मेडिसिन का पहुंचना, ये इतना एक टाइम लैप्स है जिसके अंदर हॉस्पिटल्स के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो जो हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट आ रहा है उसको वो फौरी तौर के ऊपर वो मेडिसिन प्रोवाइड की जा सके, जिसकी वजह से आई एम नॉट कंडोनिंग दिस फैक्ट, लेकिन हो ये रहा होता है कि जब मेडिसिन मौके के ऊपर मौजूद नहीं होती ना सर, फिर कोटेशंस चलना शुरू हो जाती हैं। अब इस चीज़ को सर रोकने के लिए दिस टाइम अराउंड अभी हमारी टीम भी सर काफ़ी ये हमने जब ये प्रोसेस देखा 1-1.5 साल के अंदर, तो नाउ वी हैव कम टू द कंक्लूजन और हमने तमाम हॉस्पिटल्स के साथ लिस्ट ऑफ मेडिसिन जो कि कॉमन पूल के मुताबिक चल रही होती है, जनरल हॉस्पिटल्स जो हमारे हैं उन तमाम के अंदर सर मोर और लेस 190 से लेके 200 के दरमियान मेडिसिन है जो एक ही तरह की मेडिसिन प्रोक्योर हो रही है। इसी तरह सर हमारे डिस्पोजेबल्स की एक लिस्ट है जिसको हमने एक ख़ास फ़िल्टर लगा के कि 25,000 आइटम अगर आपने साल की प्रोक्योर किए हैं, लाइक फॉर एग्जांपल सिरिंजेस, अगर उसको हमने एक बेसलाइन बना के जब निकाला हमारे जो डिस्पोजेबल्स हैं सर, तो वो निकलते हैं सर कुछ 250 के करीब प्रोडक्ट्स। दिस टाइम अराउंड सर वी आर प्लानिंग कि ये तमाम प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, ये जिम्मेदारी शायद हम लोग सेंटर से इसको अरेंज करेंगे, एक फ्रेमवर्क कॉन्टैक्ट डिवाइस करेंगे और हॉस्पिटल्स को इनका बजट जो फाइनेंस से आएगा हम इनको एक एक्स अमाउंट ऑफ प्राइस की डेडिकेटेड लिस्ट देंगे कि ये कंपनी इतनी प्राइस में जाएं, जाके ऑर्डर प्लेस करें और वहाँ से रिसीव कर लें। जिस चीज़ को ये डिले के लिए चलते हैं और बाज़ औक़ात सर इनकी कैपेसिटी के भी इशूज़ हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट मौजूद नहीं है, लोग वो जो जिस तरह कल मैंने जिक्र किया कि हमारा जो डॉक्टर है वो बाय डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर भी बना हुआ है, उसके पास वो नहीं है कैपेसिटी, वो इस चीज़ को नहीं रन कर सकता, तो हम इनको हैंड होल्ड करेंगे। सो ये जो अभी प्रोसेस है जिस चीज़ के लिए अभी हम बैठे हुए ना, इसके अंदर मेरी सबमिशन ये है कि ये एक सिस्टमिक इशू है जिसको मेरा ख्याल है हमें फॉर टाइम बीइंग कंडोन करना पड़ेगा सर। बिल्कुल, मैं भी आपकी बात सुन के यही सोच रहा था कि पॉलिसी तो सेक्रेटरी साहब आपने बनानी है, यू हैव टू गिव देम गाइडलाइंस, गुड गवर्नेंस के एक बेटर फाइनेंशियल कंट्रोल की पॉलिसी आपकी तरफ से आनी चाहिए तमाम हॉस्पिटल्स को। ये इशू बड़ा एक्यूट है और हमने पहले भी मीटिंग्स में देखा है, ऐसा इशू हमने किसी और इसी हेल्थ में ही देखा है, एंड एक और सोशल सिक्योरिटी के हॉस्पिटल्स थे उनमें भी यही इशू था प्रोक्योरमेंट का। अब ये कंडोन तो हम कर देंगे शायद, बट ये पॉलिसी एक आप बना के पूरी जो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल जितने भी हमारे पास हैं सबको ये भिजवा दें कि फाइनेंशियल कंट्रोल बेहतर करना है हमने। जी, ये जो मेडिसिन के अलावा जो प्रोक्योरमेंट है उसको हाउ डू वी कोरिलेट द किस चीज़ की प्रोक्योरमेंट, आप बायोमेडिकल इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं या ये कहता है ना स्टेशनरी एंड दिस? सर वो तो हॉस्पिटल का अपना सर जो है ना सर, हाँ, और एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम की आपने बात की, एनुअल डेवलपमेंट प्लान जो है वो आपने उसकी बात की, वो उसके अंदर भी उसके होते हुए भी हम देख रहे होते हैं कि एलपी चल रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है सर। और सर अगेन जस्ट आपकी नॉलेज के लिए कि हम ये लोकल परचेज का भी हमने जब मॉडल को देखा, बिकॉज इस वक्त HIMS सिस्टम सर हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर रन कर रहा है जिसमें हमारे पास विजिबिलिटी होती है कि कौन सी प्रोडक्ट को ये लोग जो है या प्रोक्योर कर रहे हैं लोकल परचेज पे। तो अक्सर औकात उस बेसिस के ऊपर भी हमने कोई 44 के करीब मेडिसिन को ऐसा शॉर्टलिस्ट किया है सर, जिसको अब डिपार्टमेंट खुद सेंट्रली प्रोक्योर करके, फॉर दैट सर प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैज़ गिवन अस अ ब्लॉक, वो हम प्रोक्योर करके कोशिश करेंगे कि हॉस्पिटल्स की उस कमी को भी हम सेंटर से जो है ना सर पूरा करने की कोशिश करें, और जो लोकल परचेज का 15% की विंडो जो कि कानून प्रोवाइड करता है वो उस वक्त इस्तेमाल होना शुरू हो जिस वक्त इनके अपने स्टॉक में चीज़ मौजूद ना हो। एमरजेंसी माय क्वेश्चन इज, ये कहता है इट इज सबमिटेड दैट द मैनेजमेंट हैज प्रोक्योर्ड द स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड जनरल स्टोर्स मटेरियल
as per requirement after fulfillment of the codal formalities. ये जो बाकी चीज़ें हैं, आप दवाइयों की हद तक तो मुझे बात समझ आई कि वो पेशेंट आया और उसको आपको दवाई देनी थी तो आपने लोकल परचेज, बट देन व्हाई do we need to and how much can we have a bifurcation of how much medicine was produced out of this amount and how much non-medical supplies were purchased out of this ऑटोनमस मेडिकल इंस्टीट्यूशन एक्ट के बाद सर फाइनेंस डिपार्टमेंट हर साल इनको डायरेक्ट वन लाइन पैसे ट्रांसफ़र करता है सर, और उसके बाद ये हॉस्पिटल का अपना डिस्ट्रीब्यूशन प्लान होता है कि उन्होंने कितने पैसे मेडिसिन के लिए और कितने डिस्पोजेबल्स के लिए और कितने अपने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना है। एक मिनट सेक्रेटरी साहब, ये हाँ, एक तो ऑडिट ऑब्जर्वेशन इस बात पे है, डीजी साहब आप इसको ज़रा क्लेरिफाई कर लीजिएगा। दूसरा, इस पैरा का जो इशू है वो ये, उनकी जो प्राइमरी उनका जो कंसर्न है वो ये है कि ये जो टाइम लगा है 6 महीने का, ये 4-5 महीने से ऊपर का टाइम लगा है प्रोक्योरमेंट में, ये टाइम सर आपने उसकी जो पॉलिसी बनेगी सर इसको टाइम को ज़रा कम कर लें। सर आपकी बात बिल्कुल बजा है, मेरी गुजारिश ये है कि पॉलिसी एग्जिस्ट करती है, कैलेंडर बना हुआ है, प्रोक्योरमेंट कैलेंडर हर हॉस्पिटल के पास जाता है। यहाँ पे सर थोड़ी सी हमारी नेग्लिजेंस और ओवरसाइट की कमी नज़र आती है कि जिसको हमने फॉलो नहीं किया। यहाँ पे एमएस साहब तशरीफ़ रखते हैं, ही विल वाउच फॉर द इंफॉर्मेशन कि जी हम लोग अब इन लोगों से कितना कंसिस्टेंटली रीच आउट कर रहे हैं कि अपने प्रोक्योरमेंट कैलेंडर के किस किस स्टेज के ऊपर लोग पहुँचे हुए हैं, और इसके ऊपर बाकायदा सर एक्शंस भी लिए जाते हैं। लास्ट मीटिंग के अंदर there were certain disciplinary actions initiated against few people, those who could not even start their procurement process as such. So ये है कि सर अब oversight की शायद कहीं पे कमी थी, पॉलिसी मौजूद है, कैलेंडर मौजूद है सर। सेक्रेटरी साहब, अच्छा, इसमें सेक्रेटरी साहब मुझे ये बताएं कि ये जो हमें ब्रेक डाउन दिया गया है कि framework contract by advertising through DGPR Lahore on 25th of June 2020. Technical evaluation was done on 25th of September after 2 months. फिर financial bid opened another after 1 month, 19th of September. And starting date of issuance of award from another 2 months, 13th of नवंबर, और फिर 45 डेज सप्लाई। ऑडिट की ऑब्जर्वेशन ये है कि ये जो डिले हो रही थी ये इंटेंशनल डिले थी, दे वर नॉट vigilant enough to complete the process within the guidelines of PEPRA। सर इसमें मैं गुजारिश करता हूँ सर, अब ये भी डीजी ऑडिट इसको थोड़ा सा मजीद डिटेल में आपको एक्सप्लेन भी कर देंगे सर। एक प्रोसेस, ये फ्रस्ट्रेटिंग किस्म की स्टेटमेंट हमारे पार्ट पे भी महसूस होती है सर। वो ये है कि सर हमने इश्तिहार लगाया, 15 दिन का इश्तिहार दे दिया, 15 दिन के इश्तिहार लगा रहेगा, उसके बाद हमने लोगों ने अपनी बिड्स जमा करानी है। अब यहाँ पे अब फाइनेंशियल और टेक्निकल दोनों चीज़ें आनी है सर। अब वो 1 स्टेज 2 एनवेलप आएगा तो पहले उसने टेक्निकल खुलनी है, 15 दिन उसको हमने ग्रीवेंस के लिए देना है सर। ग्रीवेंस देने के बाद अपलोड हुआ, अपलोड होने के बाद उसकी फाइनेंशियल खुलनी है सर। फाइनेंशियल खुलने के बाद फिर 15 दिन देने हैं उसको उसकी ग्रीवेंस देने के लिए सर। सो बीच में कोई पेपरा चला जाए, कोई कोर्ट में चला जाए तो मजीद एक्सटेंडेड टाइम हो जाता है। तो हम भी सर इस चीज़ को बड़ा देख रहे होते हैं कि बाज़ का जो प्रोसेस 1 महीने में कंप्लीट हो जाना चाहिए आजकल के डिजिटाइज ज़माने में, वहाँ पे भी हम 15-15, 20-20 दिन की इन टेक्निकल एवेल्यूएशन, फाइनेंशियल की एवेल्यूएशन, ग्रीवेंस की एवेल्यूएशन इस प्रोसेस में चल रहे होते हैं। और जब वर्क अलॉट हो जाता है सर, उसके बाद एक नया काम शुरू हो जाता है सर। बैंक गारंटियाँ लेना शुरू करो, उसके बाद काम शुरू करो, CDRs वेरीफाई करें, CDRs वेरीफाई करो सर। मेरा ये एक मिनट, इसमें फाइनेंस, इसमें हमें आपकी हेल्प चाहिए। काइंडली राइट अ लेटर टू पेपरा कि आप इन केस ऑफ हॉस्पिटल्स, जो स्पेशलाइज हॉस्पिटल का जो केस है ना, सिर्फ प्रिसाइसली इनके लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म तरतीब दिया जाए जिसके अंदर इनका ये जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है ना, ये इसका टाइम भी कम हो और ये फुल प्रूफ हो, शफाफ हो, और इसकी जो
जो लेंथी टेंडरिंग प्रोसेस है ना उसको आप कम करें। सर नोटेड सर। ये आप प्लीज़ पेपरा के एमडी होते हैं जी सर, उनको अप्राइज करें उन्हें कि इनके लिए हॉस्पिटल्स के लिए तो काइंडली मैकेनिज्म चेंज करें और छोटा करें मैकेनिज्म। जी सर। इसमें विद योर परमिशन जी, अभी जो सेक्रेटरी साहब आपने स्पेशलाइज्ड हेल्थ इंस्टीट्यूशन एक्ट 2025 बनाया है, उसमें फिर स्पेशलाइज्ड हेल्थ के जो इंस्टीट्यूशन है वो तो इंडिपेंडेंट एंड डीरेगुलेटेड है, तो नहीं सर। अच्छा उसको वो कैसे सर उसमें हमारे बोर्ड्स के अंदर फाइनेंस के रिप्रेजेंटेटिव फाइनेंस सेक्रेटरी साहब मौजूद होते हैं आपके? अब हम जो स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन बनाया, फॉर एग्जांपल सर मैं मिसाल देता हूँ, सरगोदा के अंदर कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट स्पेशलाइज्ड है। अच्छा, उसकी हमारा ये ख्याल था एक पर से लॉ पढ़ने के बाद कि जी इट्स एन ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन, द बोर्ड कैन टेक एनी डिसीजन वट एवर दे लाइक, लेकिन सर फाइनेंस की डायरेक्शन ये है जो पोस्ट क्रिएट करो कंकरेंस के लिए वापस आओ, जो सैलरी दो वापस आओ कंकरेंस लेने के लिए। तो वो नहीं सर, नहीं फाइनेंस के पास है। अगर पे पैकेज देने के लिए स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड है जो कि चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में है सर, तो वो जो पे पैकेज भी है वो फाइनेंस के थ्रू रूट होके जाएगा चीफ सेक्रेटरी साहब के पास, और वहाँ फैसला होगा कि इसके इंस्टीट्यूशन की जो सैलरी पैकेज है वो किस तरीके से किस पोस्ट के लिए क्या होगा। पोस्ट की कंकरेंस, पोस्ट क्रिएट करने का इख्तियार है सर पूरा का पूरा बोर्ड के पास सर, लेकिन बोर्ड ने वापस आना है फाइनेंस के पास, बिकॉज अल्टीमेटली वन लाइन बजट तो सर फाइनेंस ने देना है। सो वो जो अगर हम प्रोक्योरमेंट करेंगे मेडिसिन की उसकी कंकरेंस नहीं चाहिए सर, लेकिन पैसे उन्होंने फाइनेंस ने देने हैं सर। सो वो आप इट्स अ काइंड ऑफ अ टाइड ऑटोनॉमी सर। इसमें सर मेरी सबमिशन ये है कि सर बड़ी वैल्यूएबल डिस्कशन सर यहाँ पे हुई है, और सर डेफिनेटली सेक्रेटरी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मेडिसिन की परचेज़ की हद तक तो इंटरवेंशंस जो भी करने जा रहे हैं और जो पहले से मौजूद हैं उनमें जो इम्प्रूवमेंट है वो रिक्वायर्ड भी है, बट सर ये ऑडिट ऑब्जर्वेशन इज़ टोटली नॉन रेलिवेंट टू द मेडिसिन्स और ड्रग्स। इट इज़ अबाउट स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड अदर जनरल स्टोर आइटम्स, और उसमें भी अगर सर 6 to 8 months लग रहे हैं टेंडर में, तो वो सर किसी तरीके से भी किसी हवाले से भी जस्टिफाइड, और वो भी परचेज हो रही है टेंडर के बाद, उसके बाद कोई कोटेशंस पे होती जा रही हैं सर। इसका भी प्रूव कर लें। प्रूव कर लें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कंप्लायंस मीटिंग जब भी हमारी होगी उसमें इसमें आप ले आइए। एंड ऑल्सो फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो इसमें इन्वॉल्व है, अगर एम्बेजलमेंट है तो फिक्स करें। नेक्स्ट 34 सर, नेक्स्ट पैरा सर पेज नंबर 34 ऑफ द वर्किंग पेपर। ये पैरा सर रिलेट करता है इरेगुलर एक्सपेंडिचर ऑन एलपी मेडिसिन। इसमें सर एलपी मेडिसिन का जो टेंडर किया गया है उसमें 3 फर्म्स सर सिलेक्ट होती हैं, लेकिन सर तमाम जो वर्क ऑर्डर है, सप्लाई ऑर्डर है, वो सिर्फ एक ही फर्म को दिया जाता है सर पूरे साल में, थ्रू आउट द ईयर सर। ना ही सर उसके बाद कोई लिस्ट ऑफ डिस्पोजेबल आइटम्स हैं, कोई एमआरपी जो प्राइस है वो उसकी अप्रूवल, डिस्काउंट रेट्स जो हैं डिप्टी डायरेक्टर ड्रग से उसकी अप्रूवल भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद नहीं है सर। इसके ऊपर सर प्री पीएससी में भी डिस्कशन हुई और वहाँ पे भी ये कहा गया कि सर इसको रीवेरिफिकेशन करवाई जाए ऑडिट से सर। सर इसमें प्री पीएससी की सर डायरेक्शन बिल्कुल सर कंप्लाई विद की गई। सर हमारी फार्मासिस्ट बैठी हैं सर, जो है शील प्राइस यूज़ जो है सर, ये पूरा सर हमने जो जवाब अपना लिखा है ये सारा रिकॉर्ड सर वहाँ पे ऑडिट ऑफिसर को सर रीवेरीफाई करवाया, तो सर ये फर्दर आपको प्राइस भी कर देती हैं इसके ऊपर जो है इसमें अपना स्टांस। सर ऐसा नहीं है कि जो प्री पीएससी की डायरेक्शन थी सर हमने सेम डे पे जाके सर इसको जो है अपना वहाँ रीवेरीफाई भी करवाया है उसमें। अब भी सर ये रिकॉर्ड अवेलेबल है सारा जो है सर हमारी जो कंटेंशन है। आप रीवेरिफिकेशन कर लें, मुझे किसी कर लें आप वेरिफिकेशन सर। नेक्स्ट पैरा सर पेज नंबर 38 पे है सर। ये पैरा रिलेट करता है नॉन सप्लाई ऑफ ड्रग एंड मेडिसिन्स। इसमें सर ऑडिट का कंटेंशन ये है कि डिपार्टमेंट सप्लाई ऑर्डर इशू किए हैं डिपार्टमेंट ने, लेकिन सर उनको फिर खुद ही कैंसिल कर दिया है और विद इन 45 डेज, जो 45 डेज डिलीवरी पीरियड होता है, और विदाउट एनी गिविंग एनी वैलिड जस्टिफिकेशन और एनी रिक्वेस्ट
फ्रॉम द सप्लायर। इस पे सर ऑडिट का कहना है ये है कि इसकी वजह सिर्फ ये है कि वो क्योंकि सप्लाई नहीं दे पा रहे और एलडी से अवॉइड करने के लिए उनके सप्लाई ऑर्डर्स विदाउट एनी जस्टिफिकेशन और द रिक्वेस्ट ऑफ द सप्लायर खुद से कैंसिल कर दिए गए। सर उसमें सबमिशन ये है कि सर उसकी जो अपने से जो सप्लाई ऑर्डर हमने सर जो है बिफोर टाइम कैंसिल किए हैं सर, उसमें एक तो ये इशू था कि सर उसमें जो है जो बजट हमने डिमांड किया था उसकी भी सर एंटिसिपेटी थी कि मिलेगा नहीं मिलेगा। दूसरा सर कोविड पीरियड था जो है उसमें, और उसमें सर हमारी जो है इंडोर जो है इसमें ओटीज़ जो है उसमें इंडोर इसमें ये सारे सर डिपार्टमेंट भी क्लोज थे, तो इसमें सर वही हमने ऑर्डर जो है इसमें सर जो है इसमें वो कैंसिल किए हैं। इसमें जो है वेंडर से सप्लाई देना चाहते थे, लेकिन सर एक इसमें इस साल जो है 2021 में सर डिपार्टमेंट की भी डायरेक्शन थी कि जी आपने जो है कोई पेंडिंग लायबिलिटी क्रिएट नहीं करनी, तो क्योंकि हमें सर बजटरी इशू भी थे तो इसमें सर इसको अवॉइड करने के लिए भी सर हमने जो है इसमें वो उसमें इन टाइम उनके सर ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर दिए थे उसमें, और जिन्होंने सर जो है लेट सप्लाई दी है सर जो है उसमें उनकी सर हमने जो है ज़रूर उसको जो है पेनलाइज करके सर उनसे एलडी जो है रिकवर किया है सर जो है इसमें सर। चेयरमैन साहब क्वेश्चन ये कि आपने आप मलिक साहब आप बोलिए सर। थैंक यू चेयरमैन साहब, पहले जो एलपी वाला इशू भी आपने सुना जी, और ये भी आप देख रहे हैं सर ये अमाउंट है 2 करोड़ 11 लाख जी और 440 जी सर, ये छोटी अमाउंट नहीं है। और ये सिर्फ ये कह देना है कि वो कॉन्ट्रैक्टर ने नहीं प्रोवाइड किया सर, दिस इज़ इनसफिशेंट। मैं समझता हूँ ये जवाब ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, और ये जो हॉस्पिटल ने ये जो किया है ये इस तरह नहीं होना चाहिए था, और इन्होंने उसके खिलाफ क्या रिकवरी डाली, उसके खिलाफ क्या उसके खिलाफ कार्रवाई की, ये कोई ऐसी चीज़ है तो वो दिखाएं, और हर चीज़ को कोविड के कवर में ले आना मैं समझता सर ये भी ये दुरुस्त नहीं है, और इसको प्रॉपरली प्रूव करवाएं। इसके पीछे सर बहुत सारे शाखसाने निकलेंगे। आपने इसका जिन्होंने पेनलाइज किया आपने जी सर, जिनके अगेंस्ट सर जो है रिकवरी बनती थी सर वो हमने उनकी सीडीआर वगैरह से जो है इसमें सर वो रिकवर की है अमाउंट सर, वो 84,000 सर बनती। जी सर नहीं सर, वो उसमें से तो कुछ तो ऑर्डर सर जिनके हमने खुद हॉस्पिटल ने सर जो है कैंसिल कर दिया जो है उसमें। जी साहब इसमें आप बीच में इंटरवीन करें ना। जी सर, मैं सर इसको थोड़ा सा सर समझ नहीं आ रही। हाँ सर, ये इशू ये है कि सप्लाई ऑर्डर्स इशू किए गए, मेडिसिन्स हैं, ड्रग्स हैं विच आर रिक्वायर्ड बाय द हॉस्पिटल सर, और सर 43rd डे पे जाके 45 डेज है डिलीवरी पीरियड सर, उसको खुद ही कैंसिल कर दिया। अभी सर इन्होंने डायरेक्टर फाइनेंस साहब ने खुद कहा कि वो सप्लाई देना चाहते थे और विदाउट द रिक्वेस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। कोई सर कोविड का इशू नहीं था, वो सप्लाई देना चाहते थे। विद योर परमिशन मिस्टर चेयर, चेटा साहब हमें ये बता दें, चलें इन्होंने विदाउट द रिक्वेस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर ऑर्डर सप्लाई का कैंसिल कर दिया, उस पीरियड में ये फिर कोटेशन से कितने प्रोक्योरमेंट करते रहे? हमें ये बता दें। यही एंगल है सर जिसकी तरफ मैं अभी आना चाह रहा था कि इसकी सर इसका हमारे पास सर उस तरह से वर्किंग तो अवेलेबल नहीं है, बट ये इसी का प्रोब होना चाहिए इसी को देखने के लिए। सर मैं बिल्कुल प्रोब करता हूँ, लेकिन मेरा सिर्फ एक डीजी साहब से क्वेश्चन ये है कि क्या कोई लीगली डिपार्टमेंट या हॉस्पिटल एम्पावर है कि पेमेंट तो नहीं की ना उन्होंने? मैं ये पूछना चाह रहा था, प्लेस किया और देन दे डिसाइडेड नॉट टू प्रोक्योर इट। सर वो अगला क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है, इसको देखना ये कि क्या 2 करोड़ 10 लाख रुपए जिसके ऑर्डर कैंसिल किया था क्या वो एलपी में आ गया? अगर वो आया तो फिर बिल्कुल लीगल कल्पेबिलिटी बनती है, इसको प्रूव कर लेते हैं, लेकिन ये इख्तियार तो सर हॉस्पिटल के पास होगा। ये तो इनहेरिटेड इख्तियार है, वो कैंसिल करें। मैं पाबंद तो नहीं हूँ सर, अगर मैंने पेमेंट एक चीज़ लेने का फैसला किया और मैं आखिरी मोमेंट पे फैसला करता हूँ कि मैं नहीं लेना चाहता, अगर महंगी लेते हैं वो खतरनाक चीज़ है सर। लेकिन एक ये भी मैं आपको ये भी लेकिन जो 43rd डे वाली बात आई है ना लास्ट डे इसको जरूर देख लेते हैं, वो थोड़ा सा इसको सर वो डेंजरस चीज़ होगी कि ये कैंसिल करने के बाद अगर कोटेशंस पे ये चीज़ ले ली गई है, वो हम देख लेते हैं वो इंक्वायरी सर, and also fix responsibility if anybody is involved. ये जरूरी है जी,
आपकी मेहरबानी। नहीं, थैंक यू। 42 सर नेक्स्ट पैरा सर पेज नंबर 42 पे है। ये सर पैरा रिलेट करता है अनड्यू रिटेंशन ऑफ गवर्नमेंट मनी प्रोवाइडेड फॉर कोरोना वायरस डिजीज 60 मिलियन सर। ये सर 2019-20 में ग्रांट दी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, और सर उसके बाद वो इनके पास सर अवेलेबल थी विदाउट स्पेंडिंग सर, और ऑडिट का इतराज़ ये है कि जो अनस्पेंड बैलेंस है उसको वापस ट्रेजरी में जमा करवाया जाए, और उस पर अगर कोई प्रॉफिट भी अर्न किया है तो उसको भी ट्रेजरी में दोबारा से जमा करवाया जाए। नहीं, कमर्शियल अकाउंट नहीं है। जी कमर्शियल अकाउंट में था। जी सर कमर्शियल अकाउंट जी, ये सर जमा करवा देते हैं सर ऐसे करवा देते हैं कह रहे हैं। नहीं, ये प्री पीएसी की भी यही डायरेक्शन थी कि ये कर लें, इस पे नहीं, जमा करवाएंगे तो इंटरेस्ट भी देंगे, इंटरेस्ट के साथ देंगे, सारे जमा करा दे। नहीं, इसमें रिकवरी तो नहीं है, ये तो वो उसी में जाएगा सर। 2.3 मिलियन जो अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास अवेलेबल हैं, बाकी सर ये कह रहे हैं कि 57 मिलियन हमने एक्सपेंडिचर कर लिया। इसमें सर इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर ये उस पीरियड के बाद का एक्सपेंडिचर है तो ये देखना पड़ेगा, वो कवर नहीं होगा सर। जो एक्स अमाउंट जमा हुई थी फॉर कोविड पर्पसेस वो कमर्शियल अकाउंट में गई है, तो दैट कुड ओनली बी यूज्ड फॉर दैट पर्पस। ओके, यस। और अगर उसके बाद जो इंटरेस्ट आया, अगर तो एक्सपेंस हो गया कोविड के लिए तो गुड इनफ, अदरवाइज दैट होल मनी विल कम बैक टू द ट्रेजरी सर। यस, सर उसमें सबमिशन ये है कि सर जो भी इसके बाद का भी सर जो एक्सपेंडिचर हुआ है सर अक्टूबर 22 तक जो है इसमें सर वो सारा का सारा सर कोविड रिलेटेड आइटम्स पे हुआ है सर, वो रिकॉर्ड अवेलेबल है सर। कोविड पे हुआ तो ठीक है, पता चल जाएगा। दिखा देना सर, वो दिखा देना, वो दिखा देना। 45 सर नेक्स्ट पैरा पेज नंबर 45 पे पैरा रिलेट करता है अनजस्टिफाइड एक्सेस परचेज ऑफ ड्रग एंड मेडिसिन विदाउट इमीडिएट रिक्वायरमेंट। इसमें सर जो कंजम्पशन रिकॉर्ड डिपार्टमेंट ने प्रोड्यूस किया है कि मेडिसिन परचेज की गई नवंबर-दिसंबर 2020 में और उनको कंज्यूम किया गया एज लेट एज अप्रैल 2023 तक सर। तो ऑडिट का ये कहना है कि उस वक्त इमीडिएट कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, और इनको 2 साल ऑलमोस्ट सर मोर देन 2 इयर्स तक कंजम्पशन रिकॉर्ड शो कर रहा है, जिससे ये साबित होता है कि सर ये इमीडिएट रिक्वायरमेंट के बगैर सर एक्सेस खरीदी गई मेडिसिन। जी सर इसमें हमने सर सारा अपना जो अवेलेबल सर स्टॉक रजिस्टर से जो है सर ऑडिट को रीवेरीफाई भी करवाया सर। ऐसा जो है इसमें सारी जो मेडिसिन सर परचेज हुई हैं ऐसा जो है इसमें सर वो इन टाइम कंज्यूम भी हुई हैं इसमें, और हमारी सर फार्मासिस्ट ने भी उसको सर सारा जो है इसमें इसको कोऑर्डिनेट करके सर इसमें ऑडिट के साथ वेरीफाई करवाया। सर कोविड की वजह से ओपीडीज बंद हो गई थी, जिसकी वजह से ये स्टॉक उसी वक्त कंज्यूम नहीं हो सका, मगर हॉस्पिटल यूटिलाइज द होल वो जो स्टॉक था सर, कुछ एक्सपायर नहीं हुआ, कुछ वेस्टफुल स्पेंडिंग नहीं हुई, उसी स्टॉक को फिर आगे इस्तेमाल कर लिया गया। लेकिन क्योंकि सर वो ओपीडी एक अनफोर्सीन किस्म की सिचुएशन थी कि बिल्कुल ही वो बंद हो गई, क्लोज हो गई, इस वजह से वो स्टॉक को अवेलेबल था। मेरे ख्याल में इसका लीनियंट व्यू लें और इसको वेस्टफुल स्पेंडिंग ना समझा जाए, इस्तेमाल में वो पेशेंट्स के लिए। आप इसको वेरीफाई करें और इसको सेटल कर दें। जी सर नेक्स्ट पैरा पेज नंबर 47 पे। ये होली फैमिली पे है। जी सर। अब नहीं, एक मिनट रुक जाएं। होली फैमिली ना एक 92 से शुरू करें। अब आप 92 DHQ हॉस्पिटल रावलपिंडी। सर पेज नंबर 92 पे पैरा है सर दैट रिलेट्स टू नॉन रिकवरी फ्रॉम पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज जिन्होंने सर अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं की। ये सर सिमिलर पैरा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें भी सर डिपार्टमेंट का स्टैंस यही है कि रेजिग्नेशंस भेजे गए हैं सर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट को, लेकिन वहाँ से अभी तक कोई एक्शन या जवाब मौसूल नहीं हुआ। और इस पे भी सर बाकी सेम
इसका भी सेम स्टेट जी सर, बिल्कुल फेट होगा। नेक्स्ट पैरा सर पेज नंबर 95 पे, दिस पैरा रिलेट्स टू इरेगुलर पेमेंट ऑफ पे एंड अलाउंसेस टू गेजेटेड स्टाफ ड्यूरिंग लीव। डिपार्टमेंट ने सर 63,833 रुपीज़ रिकवर कर लिए हैं और बाकी डिपार्टमेंट ने जो रिकवरी है परफॉर्मेंस बेस्ड अलाउंसेस की 5 नंबर गेजेटेड एम्प्लॉयज़ जो सर 90 डेज से बियॉन्ड गए हैं सर उसकी रिकवरी अभी तक इफेक्ट नहीं की सर। जी सर इसमें जितने भी एम्प्लॉइज़ थे वो बिलो 90 डेज़ थे, इनकी जितनी भी लीव बनती है वो बिलो 90 डेज़ बनती है और उसमें हमने कन्वेंस अलाउंस डिटेक्ट करके उसको हमने डिपॉजिट भी करा दिए। जी सर, इसको वेरीफाई कर लें। जी सर। सर हमने किया है सर वेरीफाई, इसमें सर 5 एम्प्लॉइज़ ऐसे हैं जिनकी सर 120 डेज से भी बियॉन्ड है, 730 डेज भी है, 365 डेज भी है, उनकी रिकवरी अभी पेंडिंग है। सर ये सबमिशन ये है कि सर इसको कमेंट्स को सर री-वेरीफाई कर लिया जाए क्योंकि हमारे सर ये जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं सर ये विद इन 90 डेज हैं, ये वाली सर इसको री-वेरीफाई कर लें क्योंकि सर ये वेरिफिकेशन क्या कहते हैं, इसको वेरीफाई करके सेटल करें। नेक्स्ट पैरा सर पेज नंबर 97 पे है सर, ये पैरा रिलेट करता है नॉन रिकवरी ऑफ लेट डिलीवरी चार्जेस सर। ये सर रिकमेंडेड फॉर वेरिफिकेशन हो चुकी है सर, इसकी सेटल कर दें, सेटल कर दिया जाए सर इसको। नेक्स्ट पैरा सर पेज नंबर 99 पे है, ये पैरा रिलेट करता है रिकवरी ऑफ लीज अमाउंट 1.6 मिलियन फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर ऑफ कार पार्किंग्स। सर डिपार्टमेंट ने सर पीएसटी और इनकम टैक्स और रेंट भी जमा करवा दिया सर, जो ऑडिट ने वेरीफाई भी कर लिए। सेटल कर दे फिर सर जो 1.6 मिलियन का डिपॉजिट प्रूफ है वो अभी तक सर हमारे पास नहीं है और स्टैंप ड्यूटी भी अभी तक रिकवर नहीं की गई सर। सर हमने टोटल रिकवरी कर ली है और इसको हम वेरीफाई करवा देते हैं जी सर, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन सेटल कर दें। ठीक सर 1.64 मिलियन सर। कल 1.6 मिलियन रिकवर हुआ है हमने कंप्लायंस में। नेक्स्ट पैरा सर पेज नंबर 102, ये पैरा रिलेट करता है नॉन डिपॉजिट ऑफ रिकवरी ऑफ पे इनटू गवर्नमेंट ट्रेजरी। इस पे सर डिपार्टमेंट कह रहा है कि उन्होंने पूरी रिकवरी कर ली है, लेकिन सर अभी इसका डॉक्यूमेंट नंबर जो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस से आता है सर वो अभी नहीं दिखाया, अगर वो दिखा देंगे तो ये भी सेटल हो जाएगा। वो डॉक्यूमेंट नंबर से ले लिया तो हम वेरीफाई करवा देते हैं। वेरीफाई करा लें, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन पैरा सेटल कर दें सर। नेक्स्ट पैरा सर पेज नंबर 104 पे है, ये सर रिलेट करता है इरेगुलर अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज विदाउट एडवर्टीजमेंट। ये सर सिमिलर पैरा जो अब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पहले में डॉक्टर से, इसमें तो छोटे एम्प्लॉइज हैं। नहीं सर इसमें 26 डॉक्टर्स इसमें भी हैं सर। अच्छा, ये सर सिमिलर जिस तरह पहले आपने सर डिसीजन किया कमेटी, वो सिमिलर डिसीजन पे रहे। पहले क्या डिसीजन था सर? वो एडहॉक एम्प्लॉइज की जो बात थी जिस पे सेक्रेटरी साहब सर रिपोर्ट अपनी नहीं, बट वो डॉक्टर्स की हद तक रखे ना। जी सर डॉक्टर्स की बाकियों की हद तक तो इसको सेटल करें सर। बाकी सर रेगुलराइज होंगे सर फाइनेंस, बाकी सॉरी हाँ बाकी रेगुलराइज करा दें। नेक्स्ट पैरा सर पेज नंबर 106 पे, ये रिलेट करता है इरेगुलर ड्रॉल ऑफ पे एंड अलाउंसेस बाय पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज इन एक्सेस ऑफ सैंक्शन पोस्ट्स। इसमें सर हमने ऑलरेडी सर पहले ये रिकमेंड किया फॉर सेटलमेंट, क्योंकि ये एडजस्टमेंट है अगेंस्ट डिफरेंट पोस्ट फॉर उनके सर स्टाइपेंड पर्पसेस। पैरा सेटल कर दें, पैरा बनना ही नहीं चाहिए था वैसे सर। नेक्स्ट पैरा सर पेज नंबर 108 पे है, ये पैरा रिलेट करता है इरेगुलर प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग बाय सप्लिटिंग सर। जी ये सर सिमिलर जो हमने सर इस पे डिस्कशन की है कि टेंडरिंग प्रोसेस के बावजूद सर वही सर 2020 से टेंडर स्टार्ट है और 6-8 महीने से टेंडर चलता रहा, उसके बावजूद कोटेशंस पे लिए सर। इसके ऊपर भी अगर कमेटी चाहे तो सर सिमिलर डिसीजन की जा सकती है। बट लेट देम सर इसमें थोड़ा सा ये बता देते हैं कि ये भी कोविड पीरियड के दौरान ही था सर। इसमें मोस्टली जो आइटम थे ये प्री टेंडर थे, कुछ टेंडर रेट पे लिए गए थे और वो बाद में जो आफ्टर टेंडर लिए गए वो नॉन कोटेड ही लिए गए। तो ये तकरीबन सर और ये उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, तो मेरा तो ख्याल है कि सर इसको हम सेटलमेंट की तरफ मुझे ही देख के बात करें सर। नहीं, इसमें क्या क्या है
सर इसमें स्टेशनरी की आइटम है, क्योंकि कोविड पीरियड के दौरान हॉस्पिटल रनिंग करने के लिए ज़ाहिर आपको स्टेशनरी चाहिए होती है, तो जो आइटम आपको नॉन कोटेड थे वो ज़ाहिर एमएस ने लेने होते हैं हॉस्पिटल रन करने के लिए, और वो तकरीबन वो सेम रेट भी लगे हैं जो आपके जो टेंडर के रेट थे उन्हीं रेट्स पे लिए गए हैं सर। ठीक है, इसको रेगुलराइज कर दें। थैंक यू सर। जी ठीक। नेक्स्ट पैरा सर पेज नंबर 111। ये सर पैरा रिलेट करता है इरेगुलर एक्सपेंडिचर ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ एलपी मेडिसिन्स। इस पे सर ऑडिट का ये कहना है कि एलपी मेडिसिन जो है मैन्युअली परचेज की गई है इंस्टेड ऑफ द पोर्टल। एलपी जो पोर्टल अवेलेबल है सर सर इसमें सर जो ऑडिट पीरियड के हवाले से है उसका कोई रिकॉर्ड प्रोड्यूस नहीं किया गया, और जो जबकि 2019-20 का रिकॉर्ड प्रोड्यूस किया गया, 20-21 का रिकॉर्ड प्रोड्यूस नहीं किया गया। जी सर हमने जो रिकॉर्ड दिया वो 20-21 का ही दिया है सर। और सर दूसरा ये है कि जो ये वो पीरियड है जिस वक्त हमारी एडीपी स्कीम चल रही थी सर, हमारी सारी डिसरप्शन थी इंटरनेट वॉइस की, इलेक्ट्रिसिटी वॉइस की, तो हमारा ये एमरजेंसी सेटअप और मेडिकल स्टोर जो बेसमेंट का ये सारा रेनोवेट हो रहा था। दूसरा सर जहाँ तक है कि इसमें हमारे पास एक है कि फार्मासिस्ट भी नहीं है, पोस्ट भी नहीं है हमारे पास फार्मासिस्ट की, विदाउट फार्मासिस्ट अभी हम काम कर रहे हैं। दूसरा जो भी आइटम थे सर तकरीबन वो मेडिसन को जो भी थी वो पीआईटीवी पोर्टल पे थी, और जो उस वक्त के हिसाब से जो डिस्पोजेबल थे वो उस पर पोर्टल पे नहीं थे। एक तो फार्मासिस्ट नहीं है आपका, अभी तक नहीं है? जी सर अभी भी नहीं है मैडम इनको फार्मासिस्ट लें। 17 की सीट भी नहीं है सर। और क्या नहीं है? 17 की सीट नहीं है सैंक्शन सर। मैडम ये भी दें इनको। सर ये इनकी सर क्रिएट करवा देते हैं, अगर नहीं है सीट ही नहीं है, सीट नहीं है वो सर करवा देते हैं। हाँ वो करा लें। लेकिन चेयरमैन साहब वो देखें सर हमारी रिक्वेस्ट है इसको सेटल किया जाए सर। चेयरमैन साहब आपकी जो डायरेक्शन है उसके मुताबिक ही होगा। बचे पैसा टोटल बजट मेडिसिन ठीक है, इसको भी रेगुलराइज करें। थैंक यू सर। नेक्स्ट पैरा सर पेज नंबर 115 पे है। ये पैरा रिलेट करता है नॉन सप्लाई ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन्स। इसमें भी सर सिमिलर है कि डिपार्टमेंट ने कैंसिल किए हैं सप्लाई ऑर्डर्स एट देयर ओन विदाउट एनी रिक्वेस्ट फ्रॉम द सप्लाइंग फर्म्स। जी। और सर जो मैसेज एबट लेबॉर्ट्रीज है वो अपने लेटर में भी कंफर्म कर रहा है कि हम आपको सप्लाईज देंगे अप टू 3 मार्च 2021। जी इसमें क्या किया आपने? ये सर सिमिलर नेचर का पैरा जैसे सर बीबीएस में डिस्कस हुआ है सर, जो है इसमें सर ये जो एक तो जो ऑर्डर हमने सर बिफोर टाइम कैंसिल कर दिया सर, जो एबट का इशू था सर, इसमें जो रिक्वेस्ट हमने दी उसमें किसी मैं 3rd और 4th जो है इसमें वीक में जो है मार्च में आपको दूंगा, लेकिन सर इसमें हमें उसने सप्लाई नहीं दी। उसमें फिर हमने इसको लेटर भी लिखा सर ऐसा जो है रिस्क परचेज उसके अगेंस्ट जो है इसमें, तो ये सर इसकी सीडीआर का सर हम प्रोसेस इनिशिएट कर लेते हैं। इसने तो एक्चुअल डिफ़ॉल्ट किया है सर, तो बाकी तो सर जो ऑर्डर हमने कैंसिल किए वही सर पीछे से प्ली लिए हमने सर इसमें। एक तो सर पेंडिंग लायबिलिटी अवॉइड की हमने, ऐसा जो है इसमें पैसे भी नहीं थे ऐसे कोई बात। सर इसका भी वैसे ही ग्रोथ होगा जैसे पहले हमने ठीक जिसमें इन्होंने ऑर्डर खुद कैंसिल कर दिया, तो क्या जिस तरह एमपीएस साहब ने फरमाया कि क्या इसके अगेंस्ट इन्होंने कुछ और एलपी से प्रोक्योरमेंट तो नहीं कर दी सर? पर इस केस में वो कह रहे हैं कि हमने उन्होंने नहीं सप्लाई किया। सर इसमें प्रोब कर लें बेशक, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से हमने कोई एलपी या इसमें कोटेशन नहीं की उसके बाद। ये हो जाएगा सर? कर ले प्रोब। नेक्स्ट पैरा सर पेज नंबर 117 है। ये पैरा रिलेट करता है इरेगुलर ऑक्शन ऑफ हॉस्पिटल कैंटीन एंड लेस रिकवरी ऑफ लीज अमाउंट सर। जी डिपार्टमेंट सर ये कह रहा है कि हमने जो लीज से और एप्लीकेबल टैक्सेस हैं वो रिकवर कर लिए हैं और वो ऑडिट ने भी वेरीफाई कर लिए हैं।
स्टैम्प ड्यूटी सर सिर्फ 1,64,000 की है, वो अभी तक रिकवर नहीं की। अगर वो रिकवर कर लें तो सर उसकी वेरिफिकेशन पे सेटल हो सकता है। सर रिकवरी इनिशिएट कर रहे थे सर, लेकिन एक जो लेटर है साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल का, उसके हिसाब से हमने हवाला सर, वो स्टैम्प ड्यूटी की बात कर रहे हैं। जी स्टैम्प पीएसटी बनती है इसकी? सर इस पर पीएसडी नहीं बनती सर। सर ये क्यों नहीं बनती? बनती है या नहीं बनती, मेरा ख्याल है इसमें सर कैंटीन पे पीएसटी नहीं बनती, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी 1,64,000 की। सर वो पेड है सर। वो पेड है? जी सर, वेरीफाई कर लें। वेरीफाई करवा सर, वो एक लेटर का हवाला दे रहे थे हम, तो उस पर पीएसटी नहीं लगती कैंटीन। हाँ, वो कहते हैं कैंटीन पे पीएसटी नहीं लगती। सर थैंक यू। ठीक है, इसको वेरीफाई करके सेटल कर दें। जी सर। मेरे को नहीं बुलाया था, ओली को बुलाया था। जी सर, मैं आपका बहुत शुक्रिया जी। मैंने कल भी आपसे गुजारिश की थी, फिर कल ज़्यादा एजेंडा ज़्यादा था, तो सर एक बड़ा अहम इशू है जो मैं सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ और आपकी हेल्प रिक्वायर्ड है, पब्लिक का इशू है। मैं सेक्रेटरी साहब से मिला था कोई 8-10 दिन पहले। प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं उनके मुतल्लिक है जी, कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं पंजाब में इस वक्त सूबे में, पीएमडीसी की हिदायत है कि 18,90,000 एक कैप उन्होंने अमाउंट दी है। 18,90,000 से ऊपर कोई एक पैनी ना लीजिए, ये उन्होंने एक एडवर्टीज़ भी किया है और उन्होंने पाबंद भी किया है सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को। बट सर, चूँकि मेरी अपनी बेटी भी एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रही है और मुझे बाकी बच्चों का भी मेरे साथ इंट्रैक्शन है, सर कोई भी कॉलेज 18,90,000 नहीं ले रहा जी। वो ले रहे हैं 25 लाख तक अमाउंट डिमांड कर रहे हैं और बच्चों को अनड्यू तंग कर रहे हैं। और जब उनका पेपर का टाइम आता है जनाब चेयरमैन, साल में एक दफ़ा जब पेपर उनका होता है एनुअली, तो उन्हें एनओसी के लिए रोक कर उन्हें ब्लैकमेल करके बच्चों को और बच्चियों को हरास करके वालिदैन को वो पैसे उनसे स्नैच किए जाते हैं। मुझे स्नैच का लफ्ज़ बोलना पड़ा, और चूँकि मैं खुद ऐसे वालिदैन को जानता हूँ जो बेचारे अपने पता नहीं किस तरह पैसे वो अपना माल डंगर बेच के या अपने पता नहीं किस सोर्सेज से वो पैसे इकट्ठे करके उनको देते हैं। तो सर मैं कमेटी से और चेयरमैन साहब आपकी मुझे इसमें हेल्प रिक्वायर्ड है कि सर ऐसी कोई डायरेक्शन दें, कोई टाइम लिमिट भी करें कि ये प्राइवेट कॉलेजेस से सर उनको बुला के और सेक्रेटरी साहब करें और इस कमेटी को रिपोर्ट करें और इसको पॉजिटिवली, जो मेरे पास सर उसकी वो है बात समझ आ गई। इनका इश्तिहार भी है, जो इनका ऑर्डर है वो भी है पीएमडी से, उसके मुताबिक हमारे 18,90,000 रुपये। ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही सेक्रेटरी साहब? सर मेरी इसमें सबमिशन है कि ये प्रॉब्ली ये कोई एक बैंड है जिसके अंदर इन्होंने लेना है जो फ़ी को, ये 18,090 से लेके सर प्रॉबली 25 लाख के दरमियान है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो कि पीएमडीसी ने शायद कुछ डिसाइड किया। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, लेकिन आई हैव हर्ड अबाउट इट। एंड प्रॉबली सर ये कमेटी है जो कि हमारे पीएमडीसी की इस कमेटी को चेयर करते हैं इसहाक डार साहब, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं सर, जो कि इस फ़ी के स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने कोई डिसीजन लिया हुआ है जी। मुझे अलाउ करें सर कि मैं उसको डिसीजन को एक दफ़ा पढ़ लेता हूँ जी, मैं फिर चॉइस साहब के साथ जो है ना सर दोबारा से डिस्कस करके, अगर तो सर ये चीज़ हमारे लेवल पे इन्फोर्समेंट वाला हुआ तो सर हम करेंगे जी, क्योंकि एसेंशली ये सर पीएमडीसी के परव्यू में फॉल करता है जी। लेकिन अगर कोई ऐसा कोई डिसीजन है जिसकी कोई वायलेशन हो रही है तो हम इसको जो सेनेट और नेशनल असेंबली की हेल्थ कमेटीज़ हैं मलिक साहब, उसके अंदर पब्लिक पिटिशन का एक टूल है। अगर वो पब्लिक पिटिशन का टूल इस्तेमाल करते हुए हम मेंबर्स को प्लीड करते हैं कि इस फीस के स्ट्रक्चर को बेहतर कर लें या इसको इन्फोर्स कर लें जितना आपने कहा, तो वो हम करा लेंगे। इसका है ना, इसकी वर्डिंग जो है, जो इन्होंने इश्तिहार, ये बाकायदा अखबार में उन्होंने पीएमडीसी ने अखबार में इश्तिहार दिया है कि मेडिकल डेंटल कॉलेजेस ट्यूशन फ़ी अलर्ट स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स।
based on the recommendations of the Medical Education Committee constituted by the Honorable Prime Minister of Pakistan, the PMDC Council has approved the following. For session 24-25, the tuition fee inclusion of asset charges, Pak rupees 1.8 million, as notified on 28th April 2025, ji, as remains unchanged. Second पे है, for session 25-26, a 5% increase has been approved, fixing the tuition fee at Pak rupees 1.890 million, inclusive of all charges, as notified on 6th October 2025. Parents and students are strongly advised not to pay any fee beyond the notified caps. Any violation may be reported at the PMDC complaint portal. This one. ये है रजिस्ट्रार पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल। मतलब साहब कंप्लेंट पोर्टल भी अवेलेबल है सर, तो हम पोर्टल के ऊपर भी जाके सर इसमें थोड़ा सा अगर आप मुझे याद सर, मैंने जो हमारी असेंबली की है ना सर कार्रवाई, उसके लिए सर मैंने वो सेक्रेटरी साहब को भी शेयर किया है कि सर मैंने इधर करारदाद भी मैंने जमा करवाई है, ये जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऐसा कर रहे हैं उसके ख़िलाफ़ भी करवाई है। तो सर मेरी जो गुजारिश है कि सर ये अब बातों से आगे निकल के ना ये सेक्रेटरी साहब इनको प्राइवेट कॉलेजेस को पाबंद करें कि जो ये नोटिफिकेशन है सर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन है, इस पे अमल दरामद किया जाए। बिल्कुल, इस पे सेक्रेटरी साहब आप इस पे आपने हेल्प करनी है जी, किया जी, पोर्टल पे भी मैंने किया है, मैंने सर पोर्टल पे भी किया है और उन्हें असेंबली की तरफ से खत भी भिजवाया पीएमडीसी को, लेकिन सर वो आप समझते हैं कि कैसे वो क्या कार्रवाई करेंगे? पीएमडीसी को नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी में सर वो भी कर लेते हैं, लेकिन सर जो हम पंजाब में कर सकते हैं सर, ये पंजाब में स्पेशलाइज्ड हेल्थ इसको सर कर सकते हैं, क्योंकि सर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से इनका 24 घंटे का रब्ता है और बिल्कुल वो है, लेकिन प्रीव्यू में अगर आता होता ना तो सेक्रेटरी साहब गर्दन पकड़ लेते हैं। सर सेक्रेटरी साहब को मैं जाती तौर पर जानता हूँ, बड़े तकड़े सेक्रेटरी हैं, तो सर ये पेरेंट्स के और इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक इसको लिया जाए, मैं ये जाती तौर पे मेरी रिक्वेस्ट है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी